Intracellular transport. It is the movement of vesicles and substances in a cell. सो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है? इंट्रा मीन्स विद इन द सेल, तो सेल्स के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. सो इसके पहले भी बायोमेम्ब्रेन में भी आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था. अब ये विद इन द सेल की बात हो रही है कि उसके जो सेल्स के अंदर जो जो भी मटेरियल्स होते हैं या वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनके मूवमेंट की बात हो रही है. सो इट इज़ द इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट इज़ द movement of vesicles and substances in a cell required for maintaining homeostasis within the cell. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये एक तरह से सेल्स की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है. अब इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं. सो देर आर फ्यू मोटर प्रोटीन्स और मॉलिक्यूलर मोटर्स. सो क्या है ये मॉलिक्यूलर मोटर्स? मॉलिक्यूलर मोटर्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ मोटर प्रोटीन्स दैट ऑपरेट इन conjunction with cytoskeleton and are responsible for cell movements. They are mechanochemical transducers that convert chemical energy which is stored in the form of ATP. So they convert the chemical energy to mechanical energy for moving cellular cargo attached to the motor. तो एज सच आप ये समझ लो कि जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसका रीज़न क्या है? जो एक तरह से आप देखो, कार्गो का मतलब होता है सामान ढोने या मालगाड़ी जो होती है उसको कार्गो बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो कार्गो की तरह से काम करेंगे और दे में हेल्प इन मूवमेंट, मतलब एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का काम. ओके, सो मूवमेंट ऑफ दोज सब्सटेंसेस. अब ये प्रोटीन्स की वैरायटीज़ क्या है? टाइप्स ऑफ these motor molecules or motor proteins. A large number of motor proteins are known, which are grouped into three families: kinesins, dynesins and myosins. सो मायोसिन्स के बारे में हमने जब एक्टिन फिलामेंट पढ़ा रहे थे तभी आपको बता भी दिया है शॉर्ट में. ओके, सो फिर भी याद दिला देती हूँ, मस्कुलर मूवमेंट में भी हेल्प करता है मायोसिन. इसके अलावा काइनेसिन्स हैं और डायनेन्स हैं. सो अभी आपको हम काइनेसिन एंड डायनेन के बारे में डिटेल में बताएंगे. द काइनेसिन एंड डायनेन्स मूव अलोंग माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक्स while myosins move along microfilament tracks. तो आपको पता चल गया. सो माइक्रोफिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट के साथ में जब स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था तो हम वहाँ पर मैंने आपको मायोसिन्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, मतलब रिप्रेजेंट किया था. आपने एक्टिन के साथ मायोसिन भी देखा था. सो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर काइनेसिन एंड डायनेन के बारे में बात करेंगे, विच मूव अलोंग microtubular tracks. So first काइनेसिन. सबसे पहले काइनेसिन की स्टडी कर लेते हैं. तो काइनेसिन is a large protein. It consists of two heavy chains and is differentiated into head, stalk and tail. तो काइनेसिन के तीन पार्ट्स हो गए, हेड, स्टॉक एंड टेल. और ये जो काइनेसिन प्रोटीन है इसमें दो हैवी चेन्स प्रेजेंट होते हैं. देयर इज़ टू हैवी चेन्स. तो आप देखिए फिगर में, अभी हम देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं. सो द फोर्स जेनरेटिंग हेड बाइंड्स. ओके, तो ये जो हेड होता है वो फोर्स जनरेटिंग होता है एंड दिस हेड बाइंड्स टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स. द फोर्स जनरेटिंग हेड बाइंड्स टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स
and the tail binds to the cargo to be transported. मतलब जिस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना है उसको हम कार्गो बोल रहे हैं, और वो टेल की साइड में बाइंड करेगा, जबकि हेड जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करेगा. ओके. In the stalk region, the two heavy chains wrap around each other. स्टॉक रीजन में क्या हो रहा है? हैवी चेन्स प्रेजेंट है जो कि रैप्ड हैं, एक दूसरे में आपस में रैप्ड होते हैं. काइनेसिन्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव्ड वेसिकल्स. मतलब वेसिकल्स के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं काइनेसिन्स, और ये वेसिकल्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव्ड होते हैं. इसके अलावा ये एंडोसोम्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लाइजोसोम्स के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, एंड सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. तो अब आइए आप फिगर देख लीजिए. आपको फिगर में जो ए फिगर है उसमें आपको जो पहला वाला हेड वाला पार्ट है दैट इज़ फोर्स जनरेटिंग, वो आपको दिख रहा है. देन दूसरा आपका स्टॉक रीजन आप देखिए, मिडिल पोर्शन दैट इज़ फ्लेक्सिबल हिंज. तो वहाँ पर आपको मैंने बताया कि हैवी चेन्स प्रेजेंट होंगी, है ना. लेकिन जो टेल रीजन होगा वहाँ पे हैवी चेन के साथ में आप देख सकते हो लाइट चेन भी प्रेजेंट है. ओके. सो 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स. ओके. टोटल मतलब टोटल होंगे इसमें आपके काइनेसिन प्रोटीन में. अब दूसरा आपका नीचे की तरफ आप देखिए, दूसरे फिगर में पहला वाला जो फिगर था दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ काइनेसिन मॉलिक्यूल. ओके. एंड सेकेंड वाला जो बी फिगर है दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ काइनेसिन मॉलिक्यूल विथ अ वेसिकल अलोंग अ माइक्रोट्यूबुलर ट्रैक. तो आप देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, मूवमेंट कैसे मूव कर रहे हैं. तो आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा बी फिगर में कार्गो वेसिकल आपको नज़र आ रहा है, जो कि टेल से, मतलब ये जो काइनेसिन प्रोटीन है उसके टेल से ये अटैच्ड है कार्गो वेसिकल. ओके. और स्टॉक रीजन में आपको 2 हैवी चेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि टेल रीजन में 2 हैवी चेन भी होता है और 2 लाइट चेन भी होता है. लेकिन स्टॉक रीजन में केवल हैवी चेन प्रेजेंट है जो कि आपस में रैप्ड फॉर्म में है ना, आपस में रैप्ड हो गए हैं ये दोनों हैवी चेन. एंड नीचे की तरफ आप देखिए जो हेड रीजन है वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड है. तो आप नीचे देखिए आपको माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आ रहा है, रॉड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, जिसमें कि अल्फ़ा बीटा हेटेरोडाइमर्स प्रेजेंट हैं, है ना. तो प्रोटोफिलामेंट से मिल करके ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल, और इस माइक्रोट्यूब्यूल से हेड रीजन अटैच्ड होता है, और इस तरह से अटैच होकर के वेसिकल का मूवमेंट होता है उसके डेस्टिनेशन पे, जहाँ ले जाना हो. तो ये काइनेसिन प्रोटीन जो है इस तरह से एक मीडिएटर है कि वो कार्गो को अपनी टेल से अटैच करके माइक्रोट्यूब्यूल से उसका हेड रीजन अटैच हो जाता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. सो काइनेसिन प्रोटीन इज द मीडिएटर फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो और एनी वेसिकल. और ये वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो सकते हैं, एंडोसोम्स के हो सकते हैं, लाइसोसोम्स हो सकते हैं, और सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं. Now come to the next protein, that is dynein. So dynein proteins. Dynein is a huge protein. काफ़ी बड़ा प्रोटीन होता है, having a molecular weight over 1 million Dalton. तो इसका काफ़ी वेट होता है, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा प्रोटीन है डायनिन. इट इज़ composed of 9 to 10 polypeptide chains. Each dynein molecule contains 2 large globular heads. So globular head आपको दिख रहा है, हैवी चेन जो है आपको फिगर पे हम आते हैं अभी, इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए. Each dynein molecule contains 2 large globular heads, a stalk and a base. बिल्कुल उसी तरह से लगभग हो गया ये. वहाँ पर टेल था, यहाँ पर टेल नहीं है, टेल की जगह पर बेस है बस. मतलब काइनिन में हेड था, स्टॉक था और टेल था. डायनिन में हेड है, स्टॉक है और बेस है. द हेड्स एक्ट एज फोर्स जनरेटिंग इंजिन्स. तो बिल्कुल काइनेसिन की तरह
इसका हेड भी फोर्स जनरेटिंग है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि द बेस इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स। बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, उससे बेस बना हुआ है। दीज मीडिएट द बाइंडिंग ऑफ द मोटर प्रोटीन टू कार्गो बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो वहाँ पर टेल से अटैच हो रहा था और यहाँ पर कार्गो जो है वो बेस से अटैच हो रहा है। ओके, और ये बेस जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से मिल करके बने हुए हैं। Cytoplasmic dyneins are responsible for retrograde movement of cytoplasmic organelles like Golgi vesicles, lysosomes, endosomes towards the cell center along microtubules। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर बस ये है कि वेसिकल्स में गोल्गी वेसिकल्स आ गए हैं, उधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। लाइसोसोम एंड एंडोसोम्स कॉमन है उधर भी और इधर भी। काइनेसिन्स एंड डायनेन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों में एक और डिफरेंस आप देख लीजिए, दोनों में एक और फ़र्क है, दैट इज़ कि आपका ये जो काइनेसिन होता है और डायनेसिन दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। एंड मोस्ट काइनेसिन्स मूव फॉरवर्ड द प्लस एंड डायनेन टुवर्ड्स द माइनस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, काइनेसिन्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल के प्लस एंड की साइड में मूव करते हैं और डायनेन माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड की साइड में मूव करते हैं। तो आप फिगर में देख लीजिए, हैवी चेन है और ये जो हैवी चेन है यानी कि जो हेड रीजन है वो दो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। सो स्टॉक रीजन जो है वहाँ पर आपको स्टॉक रीजन में भी मतलब हेड रीजन जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं वो फोर्स जनरेटिंग इंजन्स के फॉर्म में है, और जबकि इस आपका स्टॉक रीजन वो कंटिन्यू कर रहा है आगे बेस की तरफ को, और ये बेस जो है छोटे छोटे सब यूनिट से, साथ ही लाइट चेन्स का जो सब यूनिट है उससे मिल करके ये बना हुआ है। और दूसरा फिगर जो है, पहला ये ए फिगर हो गया, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइटोप्लाज्मिक डायनिन। एंड दूसरे फिगर में बिल्कुल आपको पहले की तरह ही यहाँ भी एक कार्गो वेसिकल है जो कि मूव कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड की साइड में। ओके, सो यहाँ पर बी फिगर में भी आप देखिए कि जो डायनिन है उसके एरो दिखा रहा है उसके मूवमेंट का। सो लेफ्ट साइड में माइनस एंड है तो उधर की साइड ये मूव करेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो जो एरो है वो माइनस एंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कार्गो अटैच्ड है और आप देख सकते हो कि कार्गो से ये 2-3 डायनेन प्रोटीन आपके अटैच्ड हैं और ये मूव कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल के माइनस एंड की साइड में। नाउ कम टू नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules carry out following functions. Microtubules act as internal skeleton or scaffold that provides structural support and help maintain the position of cytoplasmic organelles. So पहला क्या हो गया, structural support हो गया. Then they form part of machinery that moves material and organelles from one part of a cell to another part. तो movement हो गया, movement of materials. They form motile elements of cilia and flagella. Both of them are microtubule based extensions of plasma membrane. तो आपको cilia and flagella आपका next chapter होगा, इसमें आपको ये वाला point और describe अच्छे तरीके से हो जाएगा. So the movement of cilia and flagella results from the sliding of microtubules due to the action of dynein motors. तो आपको dynein motors आपका इसके पहले दिखाया था, है ना, प्रोटीन. नेक्स्ट पॉइंट, they form
components of the machinery responsible for chromosome movement during mitosis and meiosis. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो माइटोसिस एंड मियोसिस में भी हेल्प करते हैं क्रोमोसोम के मूवमेंट में. सॉरी. अब हम, ये तो हो गया माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन. अब हम लास्ट में साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की बात करते हैं. तो साइटोस्केलेटन विल हेल्प इन, दे रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट. तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट में आपका साइटोस्केलेटन एक्ट एज ए स्कैफोल्ड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट हेल्प्स मेंटेन द सेल शेप. Second is internal framework. So it forms an internal framework which is responsible for maintaining position of various organelles within the cell. Next, third one is movement of substances. तो movement के बारे में आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. सो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्क्राइब करने की कोई उतनी ज़रूरत नहीं है. मूवमेंट आपको जस्ट समझ लेना है. सो वो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हो, लाइसोसोम्स का हो, ठीक है. सो इन सब में ये इवन पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस जो इसके वेसिकल्स होते हैं उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है. नर्व सेल्स में की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नाउ सेल मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं इन डिटेल आप देख सकते हो कि एज सच आप देखिए कि movement of unicellular organisms or cellular locomotion by certain white blood corpuscles are dependent on the force generating elements of cytoskeleton. तो ये क्या है force? Microtubules and cell movements, like microtubules form part of mitotic spindle, centrioles and core structure or exoneme of cilia and flagella. Therefore, microtubules are associated with the movement of chromosomes during cell division. Microtubules composing exonemes or core of cilia and flagella from the machinery for generating the forces required for locomotion, and cilia flagella help in swimming of unicellular organisms. स्विमिंग में भी हेल्प करता है. तो सिलिया फ्लैजिला के टाइम पे आपको फिगर में ये चीज़ें बताऊंगी, एग्जांपल दूंगी यूग्लिना का, पैरामीशियम का, है ना. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. देन माइक्रोफिलामेंट्स, दीज प्ले अ की रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ contractility and motility within the cell. The contraction of a skeletal muscle fiber results from the sliding of actin containing thin microfilaments. The contraction and relaxation of muscles help in locomotion and movement. तो आपको इसमें मायोसिन की हेल्प, आप मायोसिन के बारे में इसको एक्टिन के साथ साथ बताया था. इसमें नॉन मसल मोटिलिटी एंड contractility, this help in crawling of cells over a substratum. It is due to the presence of actin fibers. Changes in cell shape. तो आप ऊपर जो ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर में आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से, आप टिप पे ध्यान दीजिए. जो सेल की जो ऊपर वाली टिप है उस पे आपको ध्यान देना है. और ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो अगल बगल की सेल्स के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है कि अगल बगल उससे और दूसरी सेल्स भी लगी हुई होंगी. ओके. सो अब किस तरह से उसके टिप में चेंजेस आ रहा है, सेल की शेप में कैसे चेंज आ रहा है. तो आप देखिए फर्स्ट वाले में राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. उसके बाद उसका टिप जो है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, फ्लैटेंड हो गया है ना. सेकेंड के बाद थर्ड में आप देखिए फ्लैटेंड फॉर्म में आ गया. और ये फ्लैटेंड फॉर्म जो है ये लास्ट में अल्टीमेटली फाइनली लास्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है, उसका टिप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसमें, है ना. तो changes in cell shape and movement of cells during embryonic development towards the end of gastrulation is brought about by the contraction of a band of microfilaments. तो
आप देख लीजिए जो पिंक कलर का इसमें दिख रहा है वो माइक्रोफिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेल्स का शेप जो है वो ही चेंज हो जा रहा है. सो contraction of a band of microfilaments. These assemble in the cortical region of cells. तो ये जो actin filaments हैं या microfilaments हैं, they may assemble in the cortical region. टिप पे आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना. तो cortical region of the cells just beneath the apical cell membrane, and their contraction pulls the cell shape, है ना. तो देयर कॉन्ट्रैक्शन पुल्स द सेल साइटोप्लाज्म इन दैट डायरेक्शन. तो इस तरह से सेल का शेप जो है वो चेंज हो रहा है. देन प्रोटीन सिंथेसिस में भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है. कैसे? द ट्रांसलेशन मशीनरी ऑफ द सेल रिमेन अटैच्ड विद द साइटोस्केलेटन. इट मीन्स इट प्रोवाइड साइट फॉर एंकरिंग मैसेंजर RNA एंड राइबोसोम्स. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि साइटोस्केलेटन जो है वो मैसेंजर RNA की एंकरिंग में और साथ ही साथ राइबोसोम्स, इन दोनों को एक पर्टिकुलर साइट प्रोवाइड करता है. ठीक है. लास्ट पॉइंट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन. तो साइटोस्केलेटन मेक्स कॉन्टैक्ट विद द inner surface of plasma membrane and plays a key role in transmitting signals from extracellular environment into the cell interior. तो बाहर के environment का अंदर के cellular environment से जो एक contact maintain करना होता है, that may also provided by the cytoskeleton. So this is all about the cytoskeleton. Next आपका cilia and flagella we will discuss in the next lecture. Thank you so much. आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ के नोट्स अपनी प्रिपेयर कर लीजिएगा. Thank you.